उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने की सरकार की तैयारी। सीएम धामी ने 3 फरवरी को बुलाई कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर होगी चर्चा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने दिया बयान। यूसीसी को लेकर बोले हरीश रावत, कहा इसे केंद्र सरकार बनाए, राज्य नहीं। एसएस संधू का कार्यकाल हुआ समाप्त। एसएस संधू ने मुख्यमंत्री आवास पर सीएम धामी से की मुलाकात। सीएम ने संधू को दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड को मिली पहली महिला मुख्य सचिव। आईएएस राधा रतौड़ी ने संभाला पदभार। सीएम धामी ने लगाई नाम पर मुहर। सरकार ने महिला सशक्तिकरण का दिया उदाहरण। देहरादून में बीजेपी मीडिया कार्यशाला का उद्घाटन। सीएम धामी ने किया शुभारंभ। प्रदेश मीडिया प्रभारी सहित कार्यकर्ता शामिल। उत्तराखंड में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। 6 आईएएस और 12 पीसीएस अफसरों का नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार राज्य में यूसीसी को लागू करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए 3 फरवरी को कैबिनेट की बैठक बुला ली है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि 2 फरवरी को यूसीसी के लिए गठित कमेटी अपना रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है। इसके बाद 3 फरवरी बैठक में यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी देने के साथ इस पर चर्चा की जाएगी और 5 फरवरी से शुरू होने जा रहे विशेष सत्र में यूसीसी के विधेयक को पारित कराकर राज्य में लागू करने का कार्य भी करेगी। रुकेंगे छोटे सा ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार राज्य में यूसीसी को लागू करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए 3 फरवरी को कैबिनेट की बैठक बुला ली है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि 2 फरवरी को यूसीसी के लिए गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है। इसके बाद 3 फरवरी बैठक में यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी देने के साथ साथ इस पर चर्चा की जाएगी और 5 फरवरी से शुरू होने जा रहे विशेष सत्र में यूसीसी के विधेयक को पारित कराकर राज्य में लागू करने का कार्य करेगी। वो कमेटी हमको अपना ड्राफ्ट दे देगी और ड्राफ्ट देने के बाद जो जरूरी उसके लिए औपचारिकताएं हैं, जो संवैधानिक कानूनी जामा पहनाने के लिए जो भी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक भी आहूत की जाएगी, उसमें भी इस पर हमारी चर्चा होगी। उसके बाद 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र आहूत है और इस विधानसभा के सत्र में चूंकि विशेष रूप से सत्र बुलाया गया है और ये यूसीसी के निमित्त ही विशेष सत्र है और इस विशेष सत्र में इसको लाकर विधेयक के रूप में पारित करवाकर कानूनी रूप इसका दिया जाएगा। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने यूसीसी पर बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा है कि पहले तो ड्राफ्ट देखना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने ड्राफ्ट अभी जारी ही नहीं किया है। यूसीसी का मतलब है कि जो सारे देश में लागू जो पारित हो रहा है उसका क्या अर्थ है, जो हमारे विधानसभा के सीमाओं के बाहर ही लागू नहीं होगा। पहले तो ड्राफ्ट क्या है देखना पड़ेगा, इन्होंने तो अभी जारी किया ही नहीं है। फिर दूसरी बात यह है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि जो सारे देश पे लागू हो। ये कोई टुकड़ा का नहीं है, ये कोई कोड है। ये कोड नहीं है कि अलग अलग आदमी का जो है, हरीश रावत का एक कोड, धामी का दूसरा कोड, तीसरे के कुछ और साइज का कोड। तो ये कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो एक राज्य वाइज बन रहा है। ये जिसको हम पारित करेंगे विधानसभा में, वो हमारी विधानसभा की सीमाओं से बाहर लागू ही नहीं होगा। तो उसका क्या अर्थ है? असल में ये कानून यदि इनको बनाना है तो दिल्ली बनाए, केंद्र सरकार बनाए। ये तो खाली हमारे राज्य का पैसा बर्बाद करवा दिया, जिसका कोई मकसद नहीं है।
तो हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जुड़ चुके हैं। हरीश रावत जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार। हरीश रावत जी, यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या होगा? हरीश रावत जी क्या कहना चाहेंगे? ये एक मुखौटा है। सरकार से कोई जो बुनियादी सवाल है, रोजगार का है, विकास का है, जो सुरक्षा के मुंह की तरीके से बढ़ती हुई महंगाई और भ्रष्टाचार है, उसके सवालात है, और कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, वो सब हैं। कई तरीके की अनियमितताएं इधर सामने आई हैं। सीबीआई ने 2 मामलों में हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंप दी है, वो मामले हैं। ये सब मामलों से ध्यान हटाने के लिए सीबीआई का न ये कॉमन सिविल कोड का कोड पहना जा रहा है। कोड जी, कोड नहीं है, कोड है। जैसे हर व्यक्ति का अलग अलग कोड होता है, तो ये यदि कोड होता तो फिर ये सारे एक व्यापक रूप से जो है सब पर लागू होता। ये तो हमारे राज्य से बाहर तो लागू होगा नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है, और हमारे राज्य में वैसे भी कॉमन सिविल कोड का कोई अर्थ नहीं। ये तो यूं ही जो है, यदि कानून बनाना था, कॉमन सिविल कोड लाना है, तो केंद्र सरकार लाए ना, मोदी जी लाए, अमित शाह जी लाए, लेकिन उसमें वो घबरा रहे हैं। उसमें नॉर्थ ईस्ट में कई जगह सिख भाइयों ने, कई लोगों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इसलिए कहने को हो जाए कि साहब कॉमन सिविल कोड लाए, हमारा उत्तराखंड ले आया, तो हमारा खाली पैसा बर्बाद करवा दिया, करोड़ों रुपया इस चक्कर में बर्बाद कर दिया। अब क्योंकि एक बर्बादी कर, तो इसलिए उसको सिद्ध करने के लिए अब विधानसभा में उसको लाया जाएगा। यदि ला रहे हैं तो अभी तो मुझे मालूम नहीं लाएंगे नहीं लाएंगे। जी हरीश रावत जी, मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि विधानसभा जब चुनाव होने का था, यहाँ पर उन्होंने संकल्प लिया था लोगों के सामने कि वो यूसीसी लेकर आएंगे, और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए वो काम कर रहे हैं। आप इसको ये बता रहे हैं कि ये जी मुख्यमंत्री के बाद बताने को कुछ था नहीं। भाजपा से कई सवाल लोग कर रहे थे, लोग कह रहे थे मुख्यमंत्री का बदलाव ही क्यों हुआ, क्या इसका अर्थ है, कई सवाल कर रहे थे, और मुख्यमंत्री पर भी कुछ उंगलियां उठ रही थी। तो इसलिए मुख्यमंत्री ने उस सब से ध्यान हटाने के लिए उस समय भी कॉमन सिविल कोड कहा, क्योंकि पोलराइजेशन, हिंदू मुसलमान उनका मुख्य मुद्दा है भाजपा का जो है, वो उसी के आधार पर तो वोट खाते हैं, उसी को तो खा रहे हैं 10 साल से। तो इसलिए उन्होंने ये इसको कॉमन सिविल कोड का उनका अर्थ ही केवल यह था कि वो इसको एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर सके। तो इस कोशिश के लिए की, लेकिन वो कोशिश कितनी सफल होती वो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसके लिए एक ऐसा निरर्थक कानून बनाने जा रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, जो कहीं कुछ भी असर नहीं डालने वाला जाए। आप देख लीजिएगा, कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं पड़ा, और हमारे राज्य से बाहर उसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो इसलिए कॉमन सिविल कोड तो ही नहीं है, उसका नाम यदि रखना तो यूकेसीसी करते। हरीश रावत जी को जी हरीश रावत जी को ऐसा क्यों लगता है जी हरीश रावत जी को ऐसा क्यों लगता है कि केंद्र सरकार ही इसको लेकर आए? अगर राज्य सरकार लेकर आती है तो इसमें दिक्कत है। कॉमन सिविल कोड तो पूरे देश के लिए बनेगा ना, तब तो कॉमन है वो। सर आपके कॉमन क्या रहा, आपके राज्य में तो ये पहली बार लागू होगा, तो आपको खुश होना चाहिए। एक बात बताओ ना, कल अंडमान वाले अपना सिविल कोड लाएंगे, गुजरात अपना लाएगा, महाराष्ट्र अपना लाएगा, कहीं और राज्य अपने लाएंगे, तो फिर कॉमन कहाँ रहा हो, कॉमन सिविल कोड कहाँ रहा, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रहा जी। तो ये तो नाम के साथ भी अत्याचार है। ये तो नाम का भी दुरुपयोग है। जो कॉमन सिविल कोड नाम है उसका, यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम है यूसीसी, ये तो उसका भी, उसके साथ भी, उस नाम के साथ भी अत्याचार है। आप ही जो आप और आपके व्यूअर्स जरा सा वो अप्लाई करिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यूनिफॉर्मिटी कहाँ रही जब अलग अलग राज्यों के अलग अलग बन गए सब। तो जी तो यूनिफॉर्मिटी तो रही नहीं।
यूनिफॉर्मिटी तभी आ सकती है जब केंद्रीय कानून होगा, इसमें जब सेंट्रल कानून होगा। और जब ये इतना बढ़िया है तो फिर मोदी जी क्यों चूक रहे हैं इसको लाने में, अमित शाह जी क्यों चूक रहे हैं इसको लाने में? ये एक दिन का पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं और ले आए। और यदि धामी जी ने इतना ही बढ़िया बनाया है कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट, इतना ही बढ़िया है, तो इसी को केंद्र सरकार भी अडॉप्ट कर ले। हमें भी खुशी होगी कि भाई हमारे मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा तीर चलाया कि वो तो दिल्ली तक पर असर कर गया। तो हम भी कहेंगे भाई मुख्यमंत्री हमारा मुख्यमंत्री धामी धाकड़ है, हम भी कहेंगे, हम भी तारीफ करेंगे उनकी। लेकिन केवल उत्तराखंड के लिए तो ये तो नाम के साथ भी अत्याचार है ना। कॉमन सिविल कोड रहा ही कहाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहाँ? हरीश रावत जी, 3 फरवरी को धामी सरकार की ओर से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और 5 फरवरी को विधानसभा सत्र में इसको लेकर की तैयारी है, विशेष सत्र का आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि एक एक्सरसाइज इन फुटाइल, एक व्यर्थ की एक्सरसाइज है जिसमें अपने बहुमत का उपयोग करके, तो भी सरकार उनकी है, सरकार विधेयक ला सकती है, विधानसभा सत्र बुलाया है तो ला सकती है। तो उसमें हमारा तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उससे कुछ तात्पर्य निकलेगा, राज्य को कुछ फायदा होगा, देश को और समाज को कुछ फायदा होगा, ये मुझे नहीं है। हरीश रावत जी स्वागत करेंगे क्या? और उल्टा इससे एक पूरे देश के अंदर कभी कानून बनाने की कोई जरूरत ऐसी आएगी, जैसा संविधान ने भी कहा है। आखिर हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये सम्मिलित है, संविधान निर्माताओं ने भी इसको कहा कि धीरे धीरे इसको लागू लाएंगे, सहमत बनाएंगे, सारे देश में लागू करेंगे। तो आप सारे देश के लिए सहमत बना करके लागू करिए ना। हरीश रावत जी स्वागत करेंगे क्या? जब पूरे देश के लिए होगा और सबकी राय परामर्श से होगा, सबकी सहमति से होगा, क्यों नहीं स्वागत करेंगे। बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर डॉक्टर एसएस संधू ने आज मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संधू को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और राज्य सरकार के कामकाज में उनकी ओर से मिले सहयोग के लिए उनका धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने संधू को कुशल प्रशासक बताते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में उत्तराखंड ने विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। उत्तराखंड को पहली महिला मुख्य सचिव मिल गई है। सरकार ने आईएएस राधा रतूड़ी को प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया है, जिसके आदेश जारी हो गए हैं। बता दें कि 1988 बैच के आईएएस अधिकारी मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू का कार्यकाल आज समाप्त हो गया है। संधू को सेवानिवृत्ति के बाद 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था, जो आज पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने मुलाकात की है। इस दौरान चिन्हित राज्य आंदोलनकारी जितेंद्र चौहान भी मौके पर मौजूद रहे हैं। इस दौरान जितेंद्र चौहान ने कहा कि हिमाचल के तर्ज पर भू कानून और मूल निवास पर जल्द कानून पारित करने का आग्रह किया। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया है। साथ ही सभी लोगों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना की है। इस मौके पर बीजेपी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पिटवाल ने कहा है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का जन्मदिन को सेवा समाप्त के रूप में मनाया गया है। इसके तहत 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक लोगों को विभिन्न माध्यमों से मदद की गई है। साथ ही उन्होंने बताया है कि इस मौके पर कंबल वितरण कर विकलांग शिविर, स्वास्थ्य शिविर आदि का आयोजन किया गया है। आज मसूरी की जनता द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता मसूरी मंडल के उनके द्वारा अभी यहाँ पर जो है मिष्ठान वितरण किया गया है। इसी तरह से जो है झूलाघर पे भी किया जाएगा और गांधी चौक पर भी। और
आपने देखा होगा जिस तरह से 25 तारीख से 30 तारीख तक उनके जन्मदिन के अवसर पर जो है अनेक जो है सामाजिक कार्य किए गए, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे कंबल वितरण कार्यक्रम हो, चाहे विकलांगजनों को जो है उपकरण देने की बात हो। बेसिकली हमारा उद्देश्य था आंदोलनकारियों के कल्याण के लिए जो हमने हमारी मांगे थी, मूलभूत समस्याएं जो हमारी थी। सबसे पहली थी आपका भू कानून, जो हिमाचल की तर्ज पर 370 धारा के अंतर्गत मूल निवास। उसके बाद चिन्हीकरण एक इतना बड़ा मुद्दा है जिसमें हमारी जो आंदोलनकारी महिलाएं जो अग्रिम पंक्ति में थी आंदोलन में, उनको गुमराह किया गया कुछ महिलाओं द्वारा, कुछ हमारे संगठनों द्वारा, और उनका चिन्हीकरण नहीं हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। इसी के तहत देहरादून सचिवालय स्थित वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में प्रदेश स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां शासन के तमाम उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षडगुमा की अध्यक्षता में हुई इस कार्यशाला लेकर चर्चा की गई है। वहीं कार्यशाला में चुनाव के दौरान पेड न्यूज को रोकने के साथ ही उस पर नजर रखने को लेकर भी चर्चा की गई है। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि चुनाव के दौरान पास जारी करने से लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मीडिया की भूमिका समेत विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की गई है। के दिशा निर्देश हैं कि जब भी लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव हो, उसके पहले चूंकि मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोकसभा और विधानसभा चुनावों में, तो मीडिया से संबंधित जो भी पहलू होते हैं उनमें मीडिया को सेंसिटाइज किया जाए। जो भी नियम कानून है या रेगुलेशंस हैं उनकी उनको भली भांति जानकारी दी जाए, ताकि चूंकि भारत निर्वाचन आयोग का एक महत्वपूर्ण पार्टनर होते हैं मीडिया के सारे लोग, तो निर्वाचन की जो पूरी प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से हो और सफलता से हो, इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें जो मीडिया के कर्मी हैं, मीडिया के जो प्रतिनिधि यहाँ आए थे, उनको हमने भली भांति जो है किस प्रकार मीडिया सर्टिफिकेशन, मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी के बारे में, उसके कार्यप्रणाली के बारे में हमने बताया। पेड न्यूज़ के बारे में हमने उनको भली भांति जानकारी दी है कि किस प्रकार पेड न्यूज़ को पहचानें और किस प्रकार पेड न्यूज़ को जो है से दूर रहें। और इसके अलावा हमने उनको फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी है। और इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया को उनके कार्य के लिए निर्वाचन के समय में जो भी सहूलियतें दी जाती हैं, जो सुविधाएं दी जाती हैं, उनके क्या अधिकार हैं, उसके बारे में उनको विस्तृत रूप से यहाँ जानकारी दी है। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है हम लोग इलेक्शन के दौरान जो मीडिया सर्टिफिकेशन और इस संबंध में पूरा जानकारी देंगे, और पेड न्यूज़ के संबंध में भी हम लोग आपको बताएंगे। और बाकी हम लोग जैसे एमसीसी रिलेटेड इश्यू को पूरा जानकारी देंगे। और स्वीप एक्टिविटी में हम लोग मतदाता का जागरूक करने के लिए आप लोग का रोल क्या है, उसके बारे में भी हम लोग को डिटेल बताने के लिए आज एक कार्यशाला आयोजित किया गया है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार ने इन दिनों तबादलों की झड़ी लगा रखी है। पिछले एक महीने में जिम्मेदारियों में बदलाव से जुड़ी कुछ सूचियां जारी हो चुकी हैं, तो वहीं महीने के अंतिम दिनों में भी तबादले से जुड़े आदेश जारी हो रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड में एक बार फिर से आईएएस और पीसीएस अफसरों की बड़ी संख्या में तबादले कर दिए गए हैं। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने निदेशालय पंचायती राज में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत आवंटित धनराशि के स्पेक्ष में बढ़ाए जाने का निर्देश भी दिए। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग के कार्मिकों के लिए क्रेडिट कार्ड बनाने के संबंध में भी चर्चा की गई है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।